हाँ, तब ले जा रहे थे। दरअसल रमेश की बेटी को बिच्छू ने डंक मार दिया था। लड़की दर्द से बेहाल थी, जिसके इलाज के लिए उसे अस्पताल लाया गया। उसका इलाज शुरू भी हो गया, लेकिन राहत नहीं मिली। इसकी जानकारी जब एक ओझा को मिली, लड़की के परिवार वालों की अनुमति से उसने अपना तंत्र मंत्र शुरू कर दिया और देखते ही देखते बेजार रो रही लड़की हंसने लगी। बताने की जरूरत नहीं कि वहां मौजूद लोग ओझा की जय जयकार करने लगे और इस तरह स्वास्थ्य विभाग पर उनका विश्वास एक पायदान और नीचे खिसक गया। गोरखपुर से हरेंद्र दुबे के साथ लखनऊ से अशोक तिवारी, समाचार प्लस। अमिताभ जी, ये तो गजब की चीज है। लड़की बच गई, उसकी जान बच गई, ये एक अच्छी राहत वाली बात है। लेकिन उसकी जान ओझा से बची या जहर खुद ब खुद कम हुआ, ये समझना है, जांच का विषय है। दूसरी बात ये कि सरकारी अस्पताल के कैंपस में, उस परिसर में ओझा को बुलाकर इलाज कराया जा रहा है, तो डॉक्टर वहां पर क्या कर रहे हैं? देखिए, वही मैं हैरान हूं। पहले तो जो मैं समझ पाया इस पूरे स्टोरी को देखकर अतुल, वो ये कि उस बच्ची को पहले कुछ दवाएं दी गई, कुछ इंजेक्शन भी दिए गए। हो सकता है उन दवाओं का असर बाद में हुआ हो। अमिताभ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर्स ने इलाज के मना किया था। डॉक्टर्स ने पहले इलाज के लिए मना किया था, 2 इंजेक्शन दिए और बोला मेडिकल कॉलेज ले जाओ। तो मेरे हो सकता है उन जो 2 इंजेक्शन से जो मेडिकेशन उसके बॉडी में पहुंचा, उसका ये सुपरिणाम रहा हो। क्योंकि मैं ये मानने से रहा कि ओझा के झाड़ फूंक से बिच्छू और सांप का जहर अगर उतर जाए तो इस देश में अस्पतालों की जरूरत नहीं, ओझा के ही स्कूल खोल दीजिए ओझा पैदा करने का, और वो सब लोग स्वास्थ्य विभाग संभाल ले। वो तो मानूंगा नहीं। मैं हैरान इस बात पर हूं, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी का कोई कॉम्बिनेशन एलोपैथी के साथ बने हॉस्पिटल में तो मैं सहमत हूं, लेकिन ओझापैथी कहां से आ गई, वो भी सरकारी अस्पताल के अंदर। ये बाबा भूत प्रेत टंट घंट जंतर मंतर टोना टटका करने वाले, इन सबको बाहर रखा जाना चाहिए। 2012 में अजीब सा माहौल है, लेकिन मुश्किल ये है कि जब व्यक्ति के पास कोई आसरा नहीं होता ना, तो उसको बाबा मिलता है तो वो बाबा के चंगुल में फंस जाता है, ओझा मिलता है तो ओझा के चंगुल में फंस जाता है, पीर औलिया फकीर मौलिया जो भी मिलता है वो उसके चंगुल में फंस जाता है। ठीक है, ये इस देश की जो दुखी वंचित और गरीब जनता है, ये उसके साथ त्रासदी भी है। क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर मिलते नहीं, मिलते हैं तो दवा नहीं, तो उनको लगता है कि फिर जो मिल रहा है, जो दावा कर रहा है भूत प्रेत भगाने का, दुख दर्द भगाने का, उसी की शरण में चलो। तो मुझे लगता है कि जैसा अहमद हसन कह रहे थे, एक तो सिस्टम इफेक्टिव हो और दूसरा इस बात का जन जागरण भी होना चाहिए कि इलाज का रास्ता दवाओं से होकर ही गुजरेगा मेरे दोस्त। वो किसी की फूंक, किसी के चिमटा बजाने से और किसी के पेड़ से बांध देने से उल्टा करके मरीज को चीजें ठीक नहीं होंगी। रतनमणि लाल जी के पास चलेंगे। रतनमणि जी, हमको एक रिपोर्ट दिखानी है, लेकिन रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि हमसे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जितनी बातें कही, ईमानदारी से बातें कही। सुबह उनका भाषण अखिलेश जी की उस सभा में देखा, जब एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा रहे थे, बहुत सख्त नजर आ रहे थे, बहुत कड़े नजर आ रहे थे। ये हमारे आपके लिए अच्छा संकेत है, प्रदेश की जनता के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन सवाल वही है कि जो दलाली का सिस्टम बना हुआ है, जो हर कोई लूट सके तो लूट वाले मंत्र पर चल रहा है, आप उनको कहां से निकालेंगे? क्योंकि वो उस सरकार में भी थे, इस सरकार में भी हैं। देखिए, प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवा का जो हाल है, वो हम लोगों से किसी से छिपा नहीं है। पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं। और अभी कुछ सालों पहले जब केंद्र ने NRHM योजना लागू की थी, तो ऐसा लगा था कि कम से कम गांव में और दूर दराज के इलाकों में कुछ एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा और एक रूरल हेल्थ के लिए कुछ किया जाएगा। तमाम सारे विज्ञापन दिखाए गए, तमाम सारी चीजें आई, और आप सब लोगों को मालूम है कि बहुत बड़ी संख्या में पैसा भी आया, और वो पैसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाना, दवाइयां खरीदना, लोगों को रखना, बिल्डिंग बनाना, एम्बुलेंस खरीदना, इन सब के लिए वो पैसा आया था। लेकिन क्या हुआ
ऐसा नहीं है कि सरकारें पैसे की कमी का रोना रो सकती हों। ऐसा नहीं है कि सरकारें एम्प्लॉइज का या डॉक्टर्स के ना होने का बहाना ले सकती हों, क्योंकि डॉक्टर हमेशा ही रहे हैं और कर्मचारी भी हमेशा ही रहे हैं। छोड़ के चले जाते हैं लेकिन फिर आ जाते हैं। ठीक है। सवाल इस बात का है कि एक जो सिस्टम बनता था, एक जमाने में यहाँ के सरकारी अस्पतालों में सबसे अच्छा इलाज होता था और लोग वहीं जाते थे। धीरे धीरे करके वहां से डॉक्टर चले गए। अगर किसी से पूछा जाए, किसी डॉक्टर से, कि वो सरकारी अस्पताल छोड़ के प्राइवेट अस्पताल क्यों जा रहा है, तो वो यही कहेंगे कि साहब वहां पे काम करने का माहौल नहीं है। ठीक है। और सरकार के तमाम सारे लोग वहां आके अपनी मनमानी करते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो मैं समझ रहा हूँ वो ये कि इस सरकार का भी एक जो इंटेंशन है, जो इरादा है, वो तो अभी लगता है कि वो कुछ बदलना चाहते हैं। हाँ। और एनआरएचएम का जो खौफ है वो इतना बड़ा है कि कोई भी मंत्री, आप खुद ही देख रहे हैं कि मंत्री या अधिकारी किसी भी तरह की खरीदारी में या उसमें नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये मामला अभी इतना नाजुक है, इतना डेलिकेट है कि इसमें हाथ डालने से ठीक है उनके ऊपर भी आंच आ सकती है। लेकिन अस्पतालों का सिस्टम सही करने के लिए जो प्रशासनिक ढांचा है उसको थोड़ा ऊपर से टाइट करना पड़ेगा। चीफ मेडिकल ऑफिसर से लेके ठीक है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां के डॉक्टर और वहां के कर्मचारी, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन आज मुख्यमंत्री के स्तर पर क्या दुरुस्त करने की कोशिश की गई? आज अखिलेश जी ने किस तरह से हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया, किस तरह से, किन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने वहां पर किया, ये सब कुछ अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्योंकि ये रिपोर्ट ही ये समझाने में सहायक साबित होगी कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत मुख्यमंत्री जी के रुख को देखते हुए क्या लगता है, सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बुधवार का दिन सौगात लेकर आया। चुनाव से पहले अखिलेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जनता से जो वादे किए थे, अब वो पूरे होते नजर आ रहे हैं। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 200 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि इस योजना के तहत सूबे में कुल 972 एम्बुलेंस मुहैया कराई जाएंगी और साथ ही ये सेवा गरीबों, 16 वर्ष तक के छात्रों और गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकारी अस्पतालों में लगने वाले 35 रुपए के भर्ती शुल्क को भी खत्म करने का ऐलान किया। आज मंत्री जी को बधाई देता हूं, जबकि 200 एम्बुलेंस आज उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जा रही हैं। इसके बाद अक्टूबर तक मैं समझता हूं पूरी संख्या हो जाएगी, तो बड़े पैमाने पर लगभग 972 एम्बुलेंसें मिलने जा रही हैं। और समय ऐसा आएगा कि जब हर ब्लॉक में एम्बुलेंस दिखाई देगी। यही हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में भी था। एम्बुलेंस चलने पर जो पैसा लगता था, पैसा नहीं लगेगा, पूरी फ्री उपलब्ध। इसके साथ साथ जो इलाज के लिए 35 रुपए लगते थे, वो भी आज के दिन माफ किए जा रहे हैं कि 35 रुपए नहीं लगेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं हम लोग मुफ्त देना चाहते हैं, फ्री देना चाहते हैं। 200 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने के बाद अखिलेश ने कहा कि बाकी एम्बुलेंस को भी अक्टूबर महीने तक शुरू कर दिया जाएगा। मौका था स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का, तो ऐसे में एनआरएचएम घोटाले का जिक्र होना तो लाजमी था। बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि एनआरएचएम घोटाले के तहत कई डॉक्टरों की हत्या भी हुई, जिसकी वजह से विभाग पर भी उंगली उठी। साथ ही अखिलेश ने ये भी कहा कि घोटाले में कई निर्दोष भी फंसे हैं। इस तरह पुरानी सरकार का रवैया था, उसमें बदलाव लाने का काम किया है। मुझे याद है कि जब एनआरएचएम का मामला हुआ था, जब डॉक्टर की हत्याएं हुई थी, ये विभाग है जिस पे बहुत सारी उंगलियां उठी हैं। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ आईएएस अफसर मुकेश मेश्राम जी हैं। आप प्रोजेक्ट हेड हैं एनआरएचएम के। मुकेश मेश्राम जी, समाचार प्रेस पर बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। खुद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये वो विभाग है जिस पर कई सारी उंगलियां उठी, तमाम तरह के आरोप लगे। आप इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, प्रदेश को बहुत उम्मीदें हैं आपसे, कितनी तैयार हैं आप और क्या बड़ी चुनौतियां हैं आपके सामने? इस समय एनआरएचएम पूर्ण रूपेण अपने नए कलेवर के साथ में 2012 से लेकर 2017 तक जो इसका द्वितीय चरण चल रहा है जी, उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। और इस वर्ष
विगत कई वर्षों में जो प्रतिवर्ष धनराशि प्राप्त होती थी लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए, हाँ। उसके सापेक्ष केवल इस अकेले वित्तीय वर्ष में 4600 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार ने स्वीकृत की है जी। और इसमें बहुत सारी नई स्कीम्स जोड़ी गई हैं, हाँ। जैसे कि उत्तर प्रदेश एम्बुलेंस सेवा है, जिसके तहत प्रत्येक विकास खंड में 1 और प्रत्येक जनपद में 2 इस प्रकार से 972 एम्बुलेंसेस 31 अक्टूबर तक पहुंच जाएंगी जी, ताकि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको घर से लाने और ड्रॉप बैक की फैसिलिटी दी जा सके, साथ ही जो बीमार शिशु होते हैं और जो गरीब गंभीर मरीज होते हैं उनको भी हम इसी प्रकार से जो है इस एम्बुलेंस सेवा के जरिए जो है मेश्राम जी, मैं जहां तक मैं आपकी प्रोफाइल के बारे में जानता हूं, आप कई जगहों पर कई जनपदों में आप जिलाधिकारी रहे हैं, कई जनपदों पे आपने बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। क्योंकि आप जिलाधिकारी रहे हैं कई जगहों पर, बुंदेलखंड के भी आप कई जगहों पर जिलाधिकारी रहे हैं, बांदा उनमें से एक है जहां का मैं निवासी हूं। जिस तरह से सरकारी अस्पतालों की बदहाली, स्वास्थ्य सेवाओं का दुरुस्त ना होना, ये जो तमाम चीजें हैं, और एनआरएचएम का हेड एक जिलाधिकारी जिसने सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था भी देखी है और आज प्रदेश के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को हेड कर रहा है, इस सफर के दौरान और आपकी जो सोच है उसको जिला स्तर पर, जमीनी स्तर पर कारगर कैसे किया जाएगा, ये मुझे अभी तक बहुत बड़ी चुनौती लग रही है। वास्तव में आपने सही कहा है, ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए एक और सेपरेट प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड बैंक से फंडेड किया गया है, वह है यूपी हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। उसके तहत जो दूसरे प्रदेशों में जिस प्रकार के बहुत सारे अच्छे सक्सेस स्टोरीज या अच्छे काम हुए हैं, उनके लिए वर्ल्ड बैंक के गाइडेंस में कुछ टीमें भेजी जा रही हैं। जैसे अभी तमिलनाडु का दौरा किया था एक टीम ने, उसने ये जाकर के स्टडी किया कि जो दवाइयां हैं वो सही समय से और सही मरीज तक के कैसे पहुंचे और कहीं भी उसका पिलफरेज न हो या बाजारों में वो जो है बिकने न पाए, सरकारी अस्पतालों की दवाइयां। उसके लिए एक जो है मेडिसिन का जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट डेवलप किया जाने वाला है और उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसमें जैसे वहाँ पे पूर्णलिंगम एक महोदय, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उसी को हम लोग जो है स्टडी कराने के लिए भेजा था जी। इसी प्रकार से दूसरा है कि डॉक्टरों की उपस्थिति कैसे सुनिश्चित कराई जाए, इसके ऊपर भी काम करना प्रारंभ कर दिया गया है। मेश्राम जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि हमारी शुभेच्छाएं आपके साथ हैं कि चीजें सुधरें। लेकिन जो डॉक्टर लगातार प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए अस्पतालों से नदारद रहते हैं, अस्पतालों में आने वाले मरीजों को, उनके परिवार वालों को वो अपने घर पर प्राइवेट क्लिनिक में बुलाते हैं, उनका इलाज कैसे होगा? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे बुंदेलखंड में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। जी देखिए, एक तो वर्किंग आवर्स में बिल्कुल उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, इसके लिए एक हम लोग ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। उससे जो वर्किंग आवर्स में उनकी उपस्थिति अस्पताल में है या नहीं है, यह जो है कहीं पर भी उसको देखा जा सकेगा जी। तो इसके अतिरिक्त जो है, जैसे एक HGIS डेवलप किया जा रहा है, अच्छा, हेल्थ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वह भी वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है और उसके तहत जो है प्रत्येक अस्पताल और अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों का प्रोफाइल पूरा का पूरा वेब बेस्ड हो जाएगा, अच्छा, ताकि कहीं पर भी किसी भी PHC या CHC को अगर हम उत्तर प्रदेश के नक्शे पर क्लिक करें तो वहाँ पे पदस्थ सभी डॉक्टरों का पूरा प्रोफाइल वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है मेश्राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद समाचार प्लस से बात करने के लिए। वक्त की कमी है, बातें बहुत सारी करना चाहते थे आपसे, क्योंकि जो बातें आप बता रहे हैं जाहिर तौर पर स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी के बाद ये उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत सुधारने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो, ये हमारी उम्मीदें। लेकिन सवाल भी हम ही आपसे करेंगे जब थोड़ी सी गड़बड़ नजर आएगी, क्योंकि अभी भी जो दलाल बैठे हैं व्यवस्था में, जो व्यवस्था को दीमक की तरह चाट रहे हैं, उनका इलाज मुझे कम से कम अभी होता नजर नहीं आ रहा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus,
lovely professional university, transforming education, transforming India. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचों की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ।